हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं महाट्रांसको एई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर 2018 यानी 2018 में महाट्रांसको एई का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर, उसके जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। जैसे आपके यूपीआर वीयूएनएल का जो एग्जाम हुआ था 2018 में या 2017 में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका इसरो का एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं और तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, इसीलिए इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इन क्वेश्चंस का मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रिले फॉर यूनिटी TMS इज 10 सेकेंड देन द टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.5 TMS विल बी। जो हमारे रिलेज होते हैं उनका टाइम ऑफ ऑपरेशन अगर यूनिटी TMS के लिए 10 सेकेंड है तो रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन 0.5 TMS के लिए कितना होगा, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पूरा मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बताया है और कैलकुलेट करके भी बताया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय TMS। TMS क्या कहलाता है? तो TMS बेसिकली एक हमारा टाइम मल्टीप्लायर सर्किट होता है जिसकी हेल्प से हम रिले के ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम इज एडजस्ट बाय यूजिंग TMS। अब अगर हमें रिले का ऑपरेटिंग टाइम निकालना है या TMS रिक्वायर्ड टाइम निकालना है तो सारी चीजें हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। TMS रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय TMS एट यूनिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इससे आप निकाल सकते हो। तो इससे कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग टाइम हमें निकालना है, TMS रिक्वायर्ड हमें दिया है 0.5 TMS और TMS एट यूनिटी भी हमें दिया है 10 सेकेंड्स। तो ऑपरेटिंग टाइम हम निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग टाइम इक्वल्स टू TMS रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई TMS एट यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ यही मैंने कैलकुलेशन में किया है। TMS एट यूनिटी हमें दिया है 10 सेकेंड्स, रिक्वायर्ड TMS दिया है 0.5 TMS। तो ऑपरेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो ये 5 सेकेंड्स आ गया। तो B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। जो मेकिंग करंट होता है सर्किट ब्रेकर में हम उसको किस टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं? तो उसको हम पीक वैल्यू के टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिए, मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट के टर्म में हम मेकिंग करंट को स्पेसिफाई करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैग ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर। Now, if the height of the supporting tower is increased by 25%, the sag will be। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का सैग दिया है 2.5 जब हमारा स्पैन 250 मीटर का है, मतलब दो ट्रांसमिशन लाइन 250 मीटर के डिस्टेंस पे लगी हैं, स्पैन 250 मीटर का है। अगर हम सपोर्टिंग टॉवर की हाइट को इंक्रीज कर दें 25% तो सैग में क्या चेंजेस आएंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सैग होता है वो सपोर्टिंग टॉवर पे डिपेंड नहीं करता। सपोर्टिंग टॉवर की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे भी आप तो भी सैग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा रिमेन अनचेंज। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे सैग क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल और टॉवर। जो इलेक्ट्रिक पोल आपने देखे होंगे आपके घरों के आसपास लगे हैं या टॉवर लगी होती है, उनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर
कनेक्टेड बिटवीन टू पोल और टॉवर। दो पोल और टॉवर के बीच में जो कंडक्टर लगा होता है उसके लोएस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको सैग कहते हैं। तो सपोर्टिंग टॉवर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे हमारा सैग उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे यही लिखा है, हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टॉवर इज इंक्रीज बाय 25% विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सैग। अगर हाइट को हम सपोर्टिंग टॉवर की इंक्रीज और डिक्रीज भी करेंगे तो वो सैग से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि सैग का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए दिया है। सैग किस पे डिपेंड करता है, S इक्वल्स टू WL²/8T। S हमारा सैग है कंडक्टर का, W इज द वेट ऑफ द कंडक्टर। सैग हमारे कंडक्टर के वेट पे डिपेंड करता है। स्पैन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है। T इज द वर्किंग टेंशन ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर के वर्किंग टेंशन पर डिपेंड करता है। सैग टॉवर की, सपोर्टिंग टॉवर की हाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका आंसर डी है। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इससे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या फिर इसी से कोई नया क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस, इंडक्टिव एंड रिएक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल हैं और वोल्टेज रेगुलेशन 0 एम्पियर हो रहा है, देन द लोड विल बी। तो लोड क्या होगा, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन 0 एम्पियर हो रहा है तो उसके लिए जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा 0.70 लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन एज। ट्रांसमिशन लाइन का प्रोपगेशन कांस्टेंट हम कैसे देते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम इसके ट्रांसमिशन लाइन का प्रोपगेशन कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, द प्रोपगेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय रूट ऑफ r प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, जहां पे r रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट लेंथ में, L इंडक्टेंस है लाइन का पर यूनिट लेंथ में, और C कैपेसिटेंस है लाइन का पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, अब फेज शिफ्ट कैसे निकालना है, फेज वेलोसिटी कैसे निकालना है और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कैसे निकालना है, उनके फॉर्मूले भी यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी फेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फेज शिफ्ट कांस्टेंट बीटा ऐसे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हो या ध्यान से पढ़ते हो तो आपको और भी अदर चीजों के आइडिया हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस इफ। एक ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शनलेस होगी कब, किस कंडीशन में, जब RC इक्वल्स टू GL होगा तो ट्रांसमिशन लाइन हमारी डिस्टॉर्शनलेस लाइन होगी। यहाँ पे देखिए, ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस इफ R/L इक्वल्स टू G/C, या हम इसको लिख सकते हैं LG इक्वल्स टू RC होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी डिस्टॉर्शनलेस होगी। या हम कह सकते हैं द फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेंस द ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल प्रेशर केबल आर। इंटरनल प्रेशर केबल का एडवांटेज क्या होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एसेसरीज। एक्सटर्नल एसेसरीज को एलिमिनेट कर देता है इंटरनल प्रेशर केबल। तो यहाँ पे यही दिखा है, द एडवांटेज ऑफ इंटरनल प्रेशर केबल के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एक्सटर्नल एसेसरीज आर एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट करता है एक्सटर्नल एसेसरीज को, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी दो भी आपको पढ़ने हैं, तो जितना भी मैं आपको करके बता रही हूँ यहाँ पे, उसके अलावा जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज चेंज एट कस्टमर प्रीमिसेस शुड बी। जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज चेंज
कंज्यूमर परमिसेबल, कंज्यूमर साइड में कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है ±5% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। ए इसका करेक्ट आंसर है। एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज चेंज एट कंज्यूमर प्रीमिसेस शुड बी ±5% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। नेक्स्ट, सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन EHV ट्रांसमिशन लाइन इज यूज टू, जो सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन EHV ट्रांसमिशन लाइन में होता है उसका यूज हम क्यों करते हैं, तो उसका यूज हम करते हैं इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीरीज कंपनसेशन के बारे में पूरा दिया हुआ है। द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द सिस्टम वोल्टेज बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन सीरीज विद ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं जिससे हमारे सिस्टम का वोल्टेज इंप्रूव होता है। इसी को हम कहते हैं सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन EHV हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका यूज किया जाता है स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है इसके, यहाँ पे दिया हुआ है। improve the system stability, increase the power transfer capability, load division among parallel line, control of voltage। इनके लिए हम सीरीज कैपेसिटेंस कंपनसेशन का यूज करते हैं EHV ट्रांसमिशन लाइन में। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं सारी चीजें पढ़ के या एक्सप्लेन करके आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर, जब भी लाइन टू ग्राउंड फॉल होता है यानी LG फॉल्ट होता है, द करेंट इन फॉल्टेड फेज इज 300 एम्पियर। तो जो करेंट होता है फॉल्टेड फेज में वो अगर हमारा 300 एम्पियर है तो द जीरो सीक्वेंस करंट इन दिस केस विल बी, तो जीरो सीक्वेंस करंट कितना होगा, तो जीरो सीक्वेंस करंट LG फॉल्ट के केस में उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है IR0, जीरो सीक्वेंस करंट इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला है हमारे जीरो सीक्वेंस करंट का LG फॉल्ट के केस में। तो यहाँ पे IF की वैल्यू दी है 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 100 एम्पियर। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे दी है तो वो आप जरूर पढ़िएगा। द जीरो सीक्वेंस करंट आर पासिंग थ्रू दिस रिले फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो जीरो सीक्वेंस करंट है उसको हम रिले से पास करते हैं अदर इक्विपमेंट जैसे जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह रिले इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोह रिले का यूज हम क्यों करते हैं, क्या चीज प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो मोह रिले का बेसिकली हम यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोह रिले का यूज करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, वेरी लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोह रिले का यूज करते हैं। जो रिएक्टेंस रिले होते हैं उनका यूज करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और जो इम्पीडेंस रिले होते हैं उनका यूज हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल गया कितने टाइप के रिले होते हैं और उनका यूज हम क्यों करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है, मोह रिले का यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव एंड करंट वेव इज गिवन बाय। जो रिलेशनशिप है ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव और करंट वेव के बीच में उसको हम कैसे देते हैं, तो उसको हम देते हैं इस फॉर्मूले से, E/I इक्वल टू रूट ऑफ LC। यहाँ पे देखिए लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव एंड करंट वेव इज गिवन बाय E इक्वल टू I रूट LC, जहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है, L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस है। तो D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ लोड फ्लो सोल्यूशन द क्वांटिटीज नॉर्मली स्पेसिफाई एट वोल्टेज कंट्रोल्ड बस आर। तो इसका करेक्ट आंसर है A, P एंड Q, ठीक है। अब ए बस इन अ पावर सिस्टम इन अ line at which the several component of power system like generator, load and feeder etc. are connected. The bus in the power system are associated with four quantities. These quantities are the magnitude of voltage, phase angle, active power and reactive power. Next question है, compare to gaseous shield method, Newton reaction method takes less number of iteration and more time per iteration.
इस मेथड के कंपैरिजन में हमारी न्यूटन रिएक्शन मेथड लेती है लेस नंबर ऑफ इटरेशन एंड मोर टाइम पर इटरेशन। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सॉल्यूशन ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन न्यूटन रिएक्शन मेथड इज सुपीरियर टू द गैस शील्ड मेथड बिकॉज। ये जो गैस शील्ड मेथड है, न्यूटन रिएक्शन मेथड है, इनसे आप देख रहे हो 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये टॉपिक जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इन द सॉल्यूशन ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन न्यूटन रिएक्शन मेथड इज सुपीरियर टू गैस शील्ड मेथड बिकॉज न्यूटन रिएक्शन मेथड जो होती है वो लोड फ्लो इक्वेशन के लिए ज्यादा सुपीरियर होती है हमारे गैस शील्ड मेथड से। क्यों? क्योंकि टाइम टेकन टू परफॉर्म वन इटरेशन इज लेस इन न्यूटन रिएक्शन मेथड। अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो न्यूटन रिएक्शन मेथड होती है उसमें लेस नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं और हर इटरेशन को करने में कम टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पे यही इसका बेनिफिट है न्यूटन रिएक्शन मेथड का, कि जो न्यूटन रिएक्शन मेथड होती है उसमें लेस नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं और हर इटरेशन को करने में लेस टाइम लगता है देन कंपेयर टू गैस शील्ड मेथड, जीएस मेथड। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 माइल लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम फॉर अ 25 माइल लेंथ अंडरग्राउंड केबल इट विल बी। अगर हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस है वो 50 माइल अंडरग्राउंड केबल के लिए 50 ओम है, तो अगर अंडरग्राउंड केबल की लेंथ 25 माइल्स हो जाएगी तो सर्ज इम्पीडेंस कितना होगा? तो वो होगा आपका 50 ओम एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे 50 माइल की ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे 25 माइल की ट्रांसमिशन लाइन हो, दोनों के लिए वो 50 ओम ही होगा। यहाँ पे भी कहीं पे लिखा होगा, देखिए ये सर्ज इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, इसीलिए दोनों के लिए 50 ओम ही होगा। यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है। अब कैसे निकालते हैं सर्ज इम्पीडेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, ZS इज इक्वल्स टू रूट ऑफ Z अपॉन Y। Z क्या है? सीरीज इम्पीडेंस है पर यूनिट लेंथ पर फेस, और Y क्या है? शंट एम्बिटेंस है पर यूनिट लेंथ पर फेस। Z हम देते हैं R प्लस जे ओमेगा एल से और Y को हम देते हैं एमिटेंस को G प्लस जे ओमेगा सी से। अगर लॉसलेस लाइन है तो उसमें R और G की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम सर्ज इम्पीडेंस देंगे रूट L अपॉन C से, क्योंकि R और G की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, तो रियल पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट हमारे जे ओमेगा कट जाएंगे, रूट ऑफ L अपॉन C हमारे पास बचेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉसलेस लाइन के केस में क्या होगा सर्ज इम्पीडेंस, तो वो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if X is the system reactance and R is the resistance, the power transfer is maximum when। अगर X रिएक्टेंस है किसी सिस्टम का, R रेजिस्टेंस है, तो पावर ट्रांसफर किस केस में मैक्सिमम होगी? तो वो होगी X इज इक्वल्स टू √3R के केस में। C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड इन विच वोल्टेज रेंज। इसके भी देखिए 2 क्वेश्चन है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ऑलरेडी एक क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, तो इस टाइप से आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक बहुत फोकस करने हैं। रिलेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन से बहुत क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल से बहुत क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इनके एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किस वोल्टेज रेंज में यूज होता है? 11 to 33 किलो वोल्ट। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर और उनके वोल्टेज लेवल दिए हुए हैं। जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज लेवल है 132 किलो वोल्ट, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर 400 से लेकर 15 किलो वोल्ट। हर सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज लेवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चाहे रट लो, चाहे समझ लो, चाहे याद कर लो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको इनके आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम रैप्चरिंग कैपेसिटी, सेम रैप्चरिंग कैपेसिटी के लिए जो द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय एन HRC फ्यूज इज,
जो एक्चुअल करंट होगा HRC फ्यूज का वो कितना होगा, मच लेस देन एनी सर्किट ब्रेकर। कोई भी सर्किट ब्रेकर हो उससे कम ही होगा। तो HRC फ्यूज के बारे में यहाँ पे दिया है, द फ्यूज वायर और एलिमेंट कैन कैरी शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फॉर अ known time period. HRC fuse has the rupturing capacity of capability less than circuit breaker. इनकी जो रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे सर्किट ब्रेकर से बहुत कम होती है HRC फ्यूज की। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और भी यहाँ पे HRC फ्यूज के बारे में दिया है तो वो आप जरूर पढ़िएगा, फ्यूज से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेवलिंग वेव 400-150 मीन्स, एक ट्रेवलिंग वेव है तो उसमें 400-150 का क्या मतलब होगा। तो 400-150 का मतलब होता है 400 किलोवोल्ट विथ राइज टाइम ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड एंड फॉल टाइम ऑफ 50 माइक्रोसेकेंड्स। ये मतलब होता है 400, 1 और 50 का। अब यहाँ पे देखिए इसी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ग्राफ से भी मैंने समझाया है, राइज टाइम क्या होता है, फॉल टाइम क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है SF6 गैस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो SF6 गैस होती है वो हमारी मैन मेड गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहलाती है, जिसमें 1 सल्फर और 6 फ्लोराइड के एटम होते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दी हुई है SF6 गैस की, वो आप सब देख लेना। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, 5 टाइम हैवियर होती है, एयर से नॉन टॉक्सिक होती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है 500 डिग्री सेल्सियस का, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ दी है। कहाँ पे हम यूज करते हैं इसका, तो सर्किट ब्रेकर में, स्विच गियर में, गैस इंसुलेटेड लाइंस में, कैपेसिटर में, पावर वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफॉर्मर में, इनमें हम इसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें दी हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ए इसका करेक्ट आंसर है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। तो इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज, जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है पावर सिस्टम की, वो पावर सिस्टम की क्या एबिलिटी शो करती है, तो वो बताती है मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मशीन एंड एक्सटर्नल टाई लाइन। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड टी इज द रेडियल थिकनेस ऑफ आइज ओवर इट, देन द ओवरऑल डायमीटर ऑफ आइस कवर्ड कंडक्टर इज। अगर डी डायमीटर है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का और जो टी है वो रेडियल थिकनेस है आइज जो उसके ऊपर जमी है, तो ओवरऑल डायमीटर कितना होगा हमारे आइस कवर्ड कंडक्टर का। तो ओवरऑल डायमीटर जो होगा वो होगा D इक्वल्स टू D प्लस 2T। यहाँ दिया है ओवरऑल डायमीटर ऑफ आइस कवर्ड कंडक्टर बिकम D इक्वल टू D प्लस 2T। ठीक है, अब आइस लोडिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे 2018 के महाट्रांसको के क्वेश्चन पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जितना डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया है वो आपको पूरा पढ़ना है। चाहे आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, उसको पॉज करो, लेकिन पूरा आपको पढ़ना है। इससे आपके बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।